हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और हम जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का जो एनालिसिस है वो पहले शेयर किया था। और इसका एक जो मिलता जुलता काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिटर है प्राइवेट बैंक, वो है एचडीएफसी बैंक। तो आज हम डिटेल में एचडीएफसी बैंक का जो एनालिसिस है उसको करेंगे। और फिर जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इन दोनों बैंक्स का जो एक कंपैरिजन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो जो है फोकस रहेगा एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस पे। और अगेन, इससे पहले आगे बढ़ें, एक डिस्क्लेमर है कि मेरा कोई भी यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और रिस्क्स को अंडरस्टैंड करें। मैं सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। कोई मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे आपको नहीं है एचडीएफसी बैंक या किसी और स्टॉक को लेके। तो एचडीएफसी बैंक जो है, इसको हम देखने से पहले अगेन, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है बट एक बार रिपीट यहाँ कर देता हूँ कि मैंने सिटी यूनियन बैंक का एक वीडियो बनाया था काफ़ी देर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं 55 मिनट्स का ये वीडियो है। तो ये 55 मिनट्स में सिटी यूनियन बैंक का एनालिसिस नहीं है, बल्कि इस वीडियो के जो पहले 30 मिनट हैं वहाँ पे तकरीबन जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर है उसमें किसी भी बैंक को किस तरह से एनालाइज करना है वो मैंने समझाया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कई सारी टर्म्स जो हैं जो बैंक्स को लेके एप्लीकेबल होती हैं, जैसे पूरा बैंक्स का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, उसमें किस तरह से डिपॉजिट्स आते हैं, लोन्स आते हैं, एनपीएस क्या होते हैं। एनपीए दो टाइप्स के हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और बाकी सारी चीज़ें जो बैंक से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो यहाँ पे इस वीडियो में डिस्क्राइब किए गए हैं। और फिर इस पूरे सारे कॉन्सेप्ट, इस पूरे बिजनेस मॉडल को किस तरह से हम सिटी यूनियन बैंक पे अप्लाई करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, नहीं तो मेरे चैनल पे सर्च करोगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो पहले, अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बेसिक्स नहीं पता और आपको कंसेप्चुअली बैंकिंग बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना है, तो इस वीडियो के सिटी यूनियन बैंक स्टॉक एनालिसिस 2023 का जाके जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं, 35 मिनट्स हैं, वो आप देख सकते हो। आपको पूरी एक बैंकिंग इंडस्ट्री की नॉलेज हो जाएगी। ये सारा कंटेंट मैं अब एक्सप्लेन करने के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के तरीके से मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एचडीएफसी बैंक का भी। तो कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, बट यहाँ पे हम बेसिकली जो मैं चीज़ कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स समझना चाहते हो तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं, आप पहले ये देख चुके हो, तो फिर आप एचडीएफसी बैंक वाली वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हो। तो वापस चलते हैं अपनी एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस पे। तो एचडीएफसी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, वर्ल्ड का भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स में आने लग गया है, क्योंकि अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो दो अलग कंपनीज पहले होती थी, इनका मर्जर हो गया। और मर्जर करने का मेन रीज़न जो ये डिसाइड किया गया था कि जो भी बैंक्स होते हैं या एनबीएफसीज होती हैं, इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्रॉस सेल किया जा सकता है। यानी जो होम लोन लेने आ रहा है सपोजिंग, उसको आप क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हो, उसको सेविंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस वजह से क्रॉस सेलिंग से क्या होता है कि कस्टमर आपके पास किसी एक नीड से आएगा, शायद कोई क्रेडिट कार्ड लेने आए, बट देन आप उसको आगे से होम लोन भी ऑफर कर सकते हो। तो इस तरह से क्रॉस सेलिंग की वजह से जो दोनों कंपनीज हैं, जब एक ही वो अम्ब्रेला के अंडर, एचडीएफसी के अंडर बिलोंग करती हैं, तो इट मेक सेंस कि दोनों कंपनीज को जोड़ दिया जाए, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो दोनों बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें और कंपनी एज अ सच जो है दोनों जगह से प्रॉफिटेबल हो सके। तो एचडीएफसी बैंक जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में शेयर प्राइस में गिरावट आई है, और वो गिरावट सिर्फ इस वजह से आई थी, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वाई डिड एचडीएफसी बैंक फॉल बाय 4% इन अ सिंगल डे। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। पर मेन रीज़न जो क्रक्स है उसका वो ये था कि इसकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी और वो गाइडेंस में जो नंबर्स थे बहुत फेवरेबल नहीं थे। तो एग्जैक्ट उसका जो डिटेल्ड रीज़न है कि प्राइस नीचे क्यों गिरी थी और वो गिरना प्राइस का जो था वो जस्टिफाइड था नहीं था, मैंने वीडियो में बनाया, आप उसको अलग से देख सकते हो। यहाँ पे अब हम एनालिसिस इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे किसी भी कंपनी को चेक करते हैं, यहाँ इसकी वैल्यूएशन को चेक करते हैं। तो वैल्यूएशन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि पी इसका 17.5 का है। और 17.5 का पी अगर यहाँ आप पीयर्स में इसके जाके इसको कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो मेन कंपटीशन है वो आप पीएसयू बैंक से मत करना, क्योंकि पीएसयू बैंक्स थोड़ा अलग ऑपरेट करते हैं। पर प्राइवेट बैंक्स में अगर हम कंपेयर करें आईसीआईसीआई और कोटक और बाकी बैंक से, तो ये उसमें पी में काफ़ी कम है, यानी कि लोएस्ट की तरफ आता है ये। हाँ, अगर आप इसको पीएसयू बैंक से कंपेयर करने लग जाओगे, आप एक्सिस बैंक या आईडीबीआई, और आईडीबीआई तो खैर प्राइवेट है, बाकी बैंक से आप कंपेयर करोगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं महंगा लगेगा ये।
बट पीई इसका बहुत महँगा नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ, कोई भी कंपनी 20 से नीचे के पीई पे अगर वो ट्रेड करती है और उसकी ग्रोथ ठीक-ठाक है, सिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पे वो पीई जस्टिफाइड होता है, क्योंकि आज आपको प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो 17.5 मिल रही है। अगर ये बैंक 15% से भी ग्रो करता है, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी प्राइस स्टॉक की सेम रहती है, तो ये पीई अपने आप गिरता रहेगा उस ग्रोथ रेट से, क्योंकि अर्निंग्स आपकी इंक्रीज़ होती रहेंगी। तो पीई के डिनोमिनेटर में अर्निंग्स होती है, जब अर्निंग्स ग्रो करता है, अगर अर्निंग्स कांस्टेंट रहें, तो ये पीई ब नीचे नहीं आएगा। पर जहाँ पे अर्निंग्स बढ़ती हैं, तो ऑटोमैटिकली पीई नीचे आते हैं, और फिर पीई जब नीचे आता है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टॉक उस वक़्त चीप लगने लग जाता है। तो अगर हम विदिन एचडीएफसी देखें अब, यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि पीयर्स से कंपैरिज़न है, तो ये ज़्यादा एक आपको क्लैरिटी देगा कि अगर आप एचडीएफसी का पीई देखते हो, तो ये एज़ हाई एज़ 34-35 चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट बैंक है, इसमें हेवी ग्रोथ है, और अभी इन्होंने मर्जर किया है, जिस वजह से ऑब्वियसली जो अभी मर्जर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, अभी ये उससे डील करेंगे, क्योंकि 1-2 कंपनीज़ आपस में मर्ज हुई हैं, तो उसकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए, बहुत कुछ हुआ। आप वो वीडियो देखना जिसमें मैंने बताया है कि व्हाई डिड एचडीएफसी फॉल बाय मोर देन 4% इन अ सिंगल डे, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्या हुआ था। पर मोर और लेस आपको ये समझना है, जब 2 कंपनीज़ का मर्जर होता है, तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ना, वो इमीडिएटली इफ़ेक्ट में आते हैं। क्योंकि मर्जर होते सार आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। मर्जर के वक़्त बहुत खर्चे होते हैं, चार्जेज़ होते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती हैं। पर उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, वो एक दिन में रियलाइज़ नहीं होते। वो बेनिफिट्स रियलाइज़ होने में आपको अगले कुछ सालों में दिखाई देता है कि इस जो मर्जर का बेनिफिट्स हमें क्या मिल रहे हैं। तो बेनिफिट्स अभी आने बाकी हैं, पर कहना मैं जो चाह रहा हूँ वो ये, कि इसका पीई स्टॉक का जो है वो 35 तक भी रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मीडियन पीई भी देखें, तो 24-25 का दिखा रहा है। हमने कोटक का पीई भी देखा कि 20 से ऊपर था। तो यानी अगर इसका लोएस्ट पीई मैं 5 इयर्स का देख रहा हूँ, तो ये तकरीबन 17.5 16.9 लोएस्ट दिख रहा है, और इस वक़्त ये ट्रेड कर रहा है 17.5 पे। तो इस वक़्त एचडीएफसी बैंक जो है, ये अपने काइंड ऑफ लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, और ये लोएस्ट कब का है उसको भी ध्यान से देखो। ये कोविड के टाइम के लोएस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोविड के टाइम में क्राइसिस था, पूरी मार्केट क्रैश हो गई थी। उस वक़्त जो पीई था, वो पीई आपको अभी भी अवेलेबल है। यानी हुआ क्या कि कोविड के टाइम से लेके अब तक प्राइस जो है, वो तकरीबन सेम रह गई है। थोड़ा बहुत चेंज है, पर अर्निंग्स उसके मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ग्रो कर गई है। तो पी उसी लेवल पे आ गया जैसे कि अभी-अभी कोविड का क्राइसिस होके हटा हो। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको अगर हम पीयर्स से कंपैरिज़न कर रहे थे, तो हमें दिख रहा था कि बैंक जो है, वो सही प्राइस पे है, ओवर वैल्यूड तो डेफिनिटली नहीं है। एनीवेज़ पीई 20 से नीचे है, तो ओवर वैल्यूड कंपनी तो ये है नहीं। बट यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने में मिल रही है कि इसको अगर अपने हिस्ट्री से कंपेयर हम करें, तो इसका जो हिस्टोरिकल पीई पिछले 5 साल में है, उसका मीडियन हमारा 25 के अराउंड है, और वहाँ पे उसके कंपैरिज़न में ये लोएस्ट पॉसिबल पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसका पीई करेक्शन भी होता है कि वापस ये अपने रेगुलर 25-27 के पीई पे यहाँ पे चला जाता है, सपोज़ कीजिए अर्निंग्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, बस सिर्फ पीई करेक्शन होता है, तो 17.5 से अगर ये 25 के पीई पे भी जाता है, तो 7.5 की पॉइंट्स की मूवमेंट अपसाइड पे है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 30-40% की मूव आपको दिखा रही है। और ये भी चीज़ क्लियर कर देते हैं कि पहले जब ये लोएस्ट पीई कोविड के टाइम में भी बना था, तो ये अराउंड अप्रैल 2020 में बना था, और फिर इसने जो रिकवर किया था अपना पीई, वो फ़रवरी 2021 में कर लिया था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसको टाइम लगता है। ऑब्वियसली इस बैंक के साथ आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक दिन में इसकी प्राइस चेंज नहीं होने वाली है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि ये 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला बैंक है। तो इसमें जब कोई इतनी बड़ी कंपनी होती है, इतना बड़ा ब्लू चिप स्टॉक होता है, उसमें आपको सिग्निफिकेंट बाइंग लगती है, इससे पहले कि प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर मूव करे। तो यहाँ पे अगर एक छोटी कंपनी होती, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना, तो वो उस स्टॉक को ऊपर-नीचे कर देती है। पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर काफ़ी पूरा मार्केट का कंसेंसस बनेगा, तभी एचडीएफसी बैंक ऊपर चल पाएगा, क्योंकि मार्केट कैप ऑलरेडी इतना बड़ा है कि वहाँ से प्राइस को ऊपर, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्केट कैप देखोगे इतना ज़्यादा है कि जब ह्यूज वॉल्यूम आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा, तभी ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा पाएगी। तो यहाँ पे हम पहला वैल्यूएशन का जो पॉइंट है P/E, उसमें वी कैन बी श्योर कि चाहे पीयर से कंपेयर कर लो, चाहे आप इसको हिस्टोरिकल प्राइस से पीई से कंपेयर कर लो, ये स्टॉक किसी भी हालत में ओवर वैल्यूड तो नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक ये अंडर वैल्यूड है। और मैं अपनी कैलकुलेशंस जो करके रखता हूँ, मुझे अगर ठीक से याद है, तो कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक का जो वैल्यूएशन है, वो तकरीबन आपस में काफ़ी क्लोज आता है। कुछ रीजंस में मुझे कोटक महिंद्रा बेटर लगता है,
वो मैं आपके साथ जब एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में शेयर करूंगा। पर मैंने कोटक महिंद्रा वाला बैंक का जो एनालिसिस अभी रिसेंटली पोस्ट किया उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं कुछ पॉइंट्स, तो वो भी आप देख सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली जो कंपैरिजन वीडियो आएगा उसकी वेट करना, तो उसमें आपको दोनों बैंक्स का कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो पी हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगला पैरामीटर जो यहाँ पे है वो है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू मैंने पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है। ये होता है आप अगर 17 अब यहाँ पे 1530 का अगर आप शेयर खरीदते हो तो उसमें 500 रुपीज़, ऑलमोस्ट 520 रुपीज़ जो है वो आपको बैंक इक्विटी ही प्रोवाइड करता है। इक्विटी क्या है? बैंक की जो आज की नेट एसेट्स हैं माइनस ऑल लाइबिलिटीज। तो बैंक्स के केस में ऑब्वियसली ये जो वैल्यूएशन होती है, बैंक्स काफ़ी ज़्यादा पैसा लोन पे लेके रखते हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ये है कि वो डिपॉजिटर्स से लोन लेते हैं और फिर वो आगे उसको लोन में हायर रेट पे देते हैं और वो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट उनकी इनकम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑलमोस्ट 1500 रुपये हम कहीं खर्च रहे हो तो उसमें 500 रुपये तो आपको इक्विटी ही मिल रही है, यानी जो आपका एज अ शेयर होल्डर आपकी अपनी नेटवर्थ है। तो आपको तकरीबन 1/3 जो आप पे कर रहे हो वो बैंक की एसेट्स के फॉर्म में मिल जाता है। जो बैंक की एसेट्स हैं मोस्टली वो कैश की फॉर्म में होती हैं, कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ और चीज़ें भी रहती हैं। पर बैंक्स के केस में क्योंकि उनका बिजनेस मेन कैश में डील करने का होता है, पैसे को ही वो लोन्स की फॉर्म में आगे इशू करते हैं। तो बुक वैल्यू इसकी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप 1500 का स्टॉक खरीद रहे हो और सिर्फ 50 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, कि बुक वैल्यू की कोई आपको वैल्यूएशन या मीनिंगफुल है ही नहीं वहाँ पे। तो मीनिंगफुल बुक वैल्यू है और इसकी वजह से थोड़ा जो एक स्टेबिलिटी आती है वो एनआईएम्स में भी आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि इनके पास अपना पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्होंने ऑब्वियसली आगे हम देखेंगे डेट टू इक्विटी में कि कितना लेवरेज कर रखा है खुद को, बट इट इज़ नॉट एज हाई एज सम ऑफ दी हाईएस्ट लेवरेज बैंक्स। तो उस वजह से जब अपना पैसा आपका रिलेटिवली ज़्यादा होता है, आप जब लोन्स देते हो तो आप दो तरह से लोन्स दे सकते हो ना, या तो आप अपना खुद का पैसा जो आपने पिछले सालों में कमाया जमा किया उसको लोन करो, या आप जो है सिंपली बोरो करो डिपॉजिटर से और उसको लोन करो। तो यहाँ पे इस बैंक को ये भी एडवांटेज है कि अपना पैसा इनके पास ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, पर रिलेटिवली बाकी बैंक से ज़्यादा पैसा है इनके पास। तो जब ये उसको लोन आउट करते हैं तो वहाँ पे ये पूरा, अगर 12% पे लोन दे रहे हैं, पूरे का पूरा पैसा खुद कमाएंगे। नहीं तो अगर आप डिपॉजिटर से पैसा लेके आगे लोन पे देते हो तो लोन पे चाहे आप 13% कमा रहे हो पर आपको डिपॉजिटर को 7% देना अगर पड़ रहा है तो आपके पास तो 6% बचता है ना। वेरएज़ अगर आपका खुद का पैसा है तो पूरा 13% आपकी पॉकेट में जाता है। तो उस लिहाज से अगर देखें बुक वैल्यू भी बैंक की डिसेंट इनफ है। अब जाते हैं तीसरी चीज़ पे, जो यहाँ पे आ जाएगी इसकी डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये मैंने बाकी बैंकिंग वीडियोस में भी समझाया है कि इससे पता चलता है कि बैंक कितना रिस्की है। क्योंकि डेट टू इक्विटी को अगर आप एनपीए के साथ मर्ज कर दो, ये दोनों पैरामीटर्स आपको बताते हैं बैंक कितना रिस्की है। डेट टू इक्विटी और कुछ नहीं होता, ये लेवरेज होती है आपकी। तो जब आप लेवरेज बिजनेस में काम करते हो तो प्रॉफिट्स भी आपके एम्पलीफाई होते हैं और आपके जो लॉसेस हैं वो भी एम्पलीफाई होते हैं। अब प्रॉफिट्स कैसे एम्पलीफाई होते हैं? सपोज करो मेरे पास, मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए अपने हैं और मैं 1 लाख रुपए लोन पे देता हूँ। तो जब मैं सिर्फ अपना पैसा लोन पे दे रहा हूँ तो उस पे 1 लाख पे ही जो इंटरेस्ट आएगा वो मैं कमाऊंगा, राइट? वो मेरी कमाई हो जाती है। पर अगर मैं 1 लाख रुपए अपने रखता हूँ और सपोजिंग मैं 10 लाख रुपए बोरो कर लेता हूँ तो मेरे पास अब टोटल 11 लाख रुपए हो गए। तो जो पहले 1 लाख मेरे पास थे उस पे तो मैं पहले की तरह इंटरेस्ट कमाऊंगा ही कमाऊंगा। जो 10 लैक्स मैंने बोरो किए अब उस पे भी मैं एडिशनल इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो यानी मेरा जो कमाई है वो पूरी 11 टाइम्स ना सही, पर जो इनिशियल मेरी कमाई थी जब सिर्फ मेरे पास अपने पैसे से, उससे मेरी कमाई इंक्रीज हो जाती है। तो लेवरेज मेरी बढ़ गई। पर अब उल्टा एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें कि मैंने 10 लैक्स बोरो जो किए थे उसमें से 1 लाख रुपए मेरे डूब गए, यानी जिनको मैंने लोन दिया था उनमें से एक कोई जो लोन है उसने रीपेमेंट नहीं किया, वो प्रिंसिपल डूब गया। तो अब आप यहाँ देख सकते हो क्योंकि अपने आप को मैंने 10 टाइम्स लेवरेज कर दिया था, लॉस कितना हुआ? सिर्फ 10% का। टोटल जो लोन अमाउंट है वो 1 + 10 11 लैक्स का है, जिसमें से सिर्फ 1 लाख डूबा, यानी 9%, 9 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है पैसा डूबा है। पर अगर बैंक देखो तो बैंक यहाँ पे पूरा लिक्विडेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी अपनी एसेट सिर्फ 1 लाख की थी और जब नुकसान होता है तो आपकी पहले अपनी एसेट्स में से निकलता है। तो इस केस में जब लेवरेज होती है तो दोनों तरफ की आपको बेनिफिट भी मिलता है एम्पलीफाइड और आपको लॉस भी एम्पलीफाइड मिलता है। यानी अगर आप जब लेवरेज पे लोन कर रहे हैं तो आपकी कमाई भी इंक्रीज होती है अगर आपका पॉजिटिव रिटर्न है। पर जब एनपीएस होने शुरू होते हैं तो फिर उसका एम्पलीफाइड इफेक्ट, आपने सिर्फ 9% आपका पैसा वापस नहीं आया पर उस केस में आपका 100% जो इक्विटी थी वो खत्म हो गई। तो ये डबल एज सोर्ड होती है लेवरेज। और बैंक्स जब बहुत ज़्यादा लेवरेज होते हैं तो वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। जैसे ही एनपीए बढ़ेगा, एक जो लेवरेज बैंक है
वो हमेशा प्रॉब्लम में जाएगा। और वो मैं आपको भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल से, मैं हवा में नहीं बात कर रहा, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। क्योंकि ये मैंने कल कोटक बैंक का जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी मैंने एक्सप्लेन करा था, पर आज हम कंपैरिजन में इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो डेट टू इक्विटी इसका 7.39 का है। और अगर इस डेट टू इक्विटी को देखते हैं तो सिर्फ दो बड़े बैंक्स हैं जिनका डेट टू इक्विटी इससे कम है, जिसमें आईसीआईसीआई और आपके कोटक महिंद्रा आते हैं। तो डेट टू इक्विटी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आईसीआईसीआई का 6.5 है और कोटक महिंद्रा का 3.7 है। तो ये डेट टू इक्विटी दोनों का एचडीएफसी से कम है। आईसीआईसीआई का काफ़ी क्लोज है एचडीएफसी बैंक से। अगर आप बाकी बैंक्स पे जाओगे तो उसके मुकाबले इसका डेट टू इक्विटी जो है वो काफ़ी कम है, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे अगर बैंक्स पे चले जाते हैं कि सारे के सारे जो बैंक्स हैं उनको हम डिस्प्ले करते हैं, और मैं डेट टू इक्विटी से यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इंडिया के जो सबसे बड़े बैंक्स माने हुए बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, चाहे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखिए डेट टू इक्विटी 13.9 है, पंजाब नेशनल बैंक का 13.22 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 12.78 है। तो ये कहीं ज़्यादा लेवरेज बैंक्स हैं। अब लेवरेज में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे मैंने बताया, अगर एनपीएस होने शुरू होते हैं तो आपको हमेशा दिक्कत दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं कैनरा बैंक को भी ओपन कर लेता हूँ, राइट, और हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ओपन कर लेते हैं, और साथ में हम यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक पे वापस चल पड़ते हैं। दो बैंक से कंपैरिजन हमारा आई थिंक इनफ है। तो एच डी एफ सी बैंक पे हम वापस चल पड़ते हैं जिसको हम चेक कर रहे थे। तो अगर हम एच डी एफ सी बैंक की बुक्स में जाके देखेंगे और हम इसके पी एंड एल स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं, तो आपको एक चीज़ दिखने में मिलेगी कि कंटिन्यूअसली इस बैंक के नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे पॉजिटिव में हैं। यानी प्रॉफिट्स हो भी रहे हैं, हर साल प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट्स इंक्रीज भी हुए हैं। अब यही चीज़ हम कैनरा बैंक की जाके देखते हैं। तो कैनरा बैंक में अगर आप जाके यहाँ पे देखोगे तो आपको एक जो डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस दिखाई देगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ लेवरेज की प्रॉब्लम आती है, वो आपको समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही बीच में आपको कुछ ईयर्स दिखेंगे, स्पेशली मैं 2020 पे फोकस कराना चाहूँगा जहाँ कोविड का प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे आप देख सकते हो इस बैंक ने लॉस बुक किया है। अब ये लॉस क्यों है और एचडीएफसी में लॉस क्यों नहीं है, राइट, ये चीज़ को हमें देखना है। तो स्टेट बैंक को भी हम छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। पर अब यहाँ पे मैं दो बैंक्स को सिर्फ कंपेयर करके आपको इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप कोटक महिंद्रा देखोगे उसमें भी आपको कहीं पे कोविड के टाइम में लॉस नहीं दिखाई देगा, पर आपको यहाँ पे कैनरा बैंक में लॉस दिखाई दे रहा है। अब ये लॉसेस क्यों आ जाते हैं बीच में? ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कैनरा बैंक अच्छा बैंक नहीं है, पर आपको अंडरस्टैंड करना है कोविड के टाइम में हुआ क्या था। ऑल ऑफ अ सडन शटडाउन हुए, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। उस वजह से जो लोगों की अर्निंग कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। जब अर्निंग कैपेसिटी किसी की खत्म हो जाती है तो एबिलिटी जो है लोन्स को रीपे करने की, इवन कंपनीज की और इंडिविजुअल्स की, वो खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके एनपीए इंक्रीज हो जाते हैं। अब यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि कोविड के टाइम में जब एचडीएफसी के एनपीए इंक्रीज हुए, एनपीए दोनों कंपनीज के इंक्रीज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एचडीएफसी के एनपीए नीचे रहेंगे और कैनरा बैंक के बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग जो आगे लोन्स देते हैं वो कंपनीज को भी देते हैं, बिजनेसेस को भी देते हैं, इंडिविजुअल्स को भी देते हैं। पर जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि एचडीएफसी ने क्योंकि खुद को सिर्फ 7 टाइम्स पे लेवरेज किया हुआ है, तो 7 टाइम्स लेवरेज की वजह से जब एनपीए सपोज करो 2% बढ़ भी गया, 2% से अगर एनपीए बढ़ गया, उसकी जो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको रिजर्व्स बनानी पड़ेंगी। वो रिजर्व्स बनाने के लिए आपकी 14% इक्विटी कंज्यूम हो सकती है मैक्सिमम। यानी जितनी आपके पास अपना पैसा है, क्योंकि आप 7 टाइम्स लेवरेज हो, आपकी 14% इक्विटी जीरो हो सकती है ना मैक्सिमम, उसकी आप रिजर्व्स में डाल दोगे तो आपका एनपीए वापस नॉर्मल आ जाएगा। वेयर एज अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपका लेवरेज अगर 14 या 15 टाइम्स है, तो 2% से अगर एनपीए बढ़ा, आपको 30% बैंक की इक्विटी को साइड में रिजर्व्स में डालना पड़ेगा ताकि आप उस एनपीए को हैंडल कर सको। और बैंक्स जो होते हैं वो नॉर्मली रिजर्व्स में से, यानी अपनी इक्विटी में से रिजर्व्स नहीं बनाते, वो अपना जो उस साल का प्रॉफिट होता है उसमें से अमाउंट निकाल के रिजर्व्स में डालते हैं। यानी किसी बैंक का सपोज करो 2000 करोड़ का प्रॉफिट नॉर्मल हो रहा था, तो वो 2000 करोड़ में से अगर उसको एनपीए को हैंडल करने के लिए रिजर्व्स बनानी पड़ती हैं, उसमें से 500 करोड़ रिजर्व्स में डालना पड़ता है, तो वो अपना नेट प्रॉफिट दिखाएंगे 1500 करोड़ और 500 करोड़ रिजर्व्स में डाल देंगे। पर कैनरा बैंक क्योंकि ज़्यादा लेवरेज्ड है, तो जब भी एनपीए बढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा कि इनके जो उस साल के प्रॉफिट्स हैं वो इनफ ही नहीं होंगे एनपीए को हैंडल करने के लिए, तो इनको वहाँ पे उस साल लॉस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज रिजर्व्स जो बनानी पड़ेंगी उनका अमाउंट इनके प्रॉफिट से भी ज़्यादा होगा। तो जब वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, आपके नेट लॉसेस दिखेंगे, और जब नेट लॉसेस आपको दिखते हैं किसी भी साल में, तो उस साल जो आपकी पिछले सालों की रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, रिजर्व्स होती हैं, वहाँ से पैसा आपका निकल जाता है।
तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए आप एचडीएफसी की पीएनएल देख लो या आप कोटक महिंद्रा की पीएनएल देख लो, क्योंकि कोटक महिंद्रा मैंने आपको दिखाया ना, उससे भी कम उनका डेट टू इक्विटी है, 3.72 का डेट टू इक्विटी है। तो ज़्यादा लेवरेज होने का दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम है कि आपको बेनिफिट भी मिलता है जब टाइम अच्छा चल रहा है, पर जैसे ही आपके एनपीएस प्रॉब्लमेटिक होंगे तो वहाँ आपको डबल एज सोड है, वहाँ पे आपको नुकसान भी होता है। तो कमिंग बैक टू एचडीएफसी बैंक के केस में आई बिलीव कि इनका जो डेट टू इक्विटी है वो बड़े रीजनेबल वैल्यू पे रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको आपको एनपीए के साथ कनेक्ट करके देखना होता है। तो ये बैंक हमेशा से हिस्टोरिकली इसने वन ऑफ द लोएस्ट एनपीएस रखा है। अगर इनका आप एनपीए यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको फिगर इन्होंने प्रिंट नहीं की, पर मुझे इनका एनपीए पता है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली चेक किया था। तो इनका एनपीए जो है वो तकरीबन 0.4% रहता है, यानी 1%, आधे परसेंट से भी नीचे जो इनके डिफॉल्ट्स के चांसेस हैं वो पॉसिबल हैं। तो जब किसी का लेवरेज 7%, 7 टाइम्स हो और उसका सिर्फ 0.4% एनपीए हो, तो वहाँ पे रिस्क नहीं होता। यही अगर एनपीए, अगर मैं देखता हूँ कैनरा बैंक का यहाँ पे शायद लिखा हो एनपीए कितना है, हाँ तो यहाँ एनपीए दिखा है, तो आप एनपीए देख सकते हैं 1.57% है। यानी एचडीएफसी से कंपैरिजन में कैनरा बैंक को अगर देखा जाए सेफ्टी की टर्म्स में, मैं अगेन यहाँ बैंक्स को परफॉर्मेंस में नहीं कंपेयर कर रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे जो ज़्यादा लेवरेज है उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर आएगी। बट परफॉर्मेंस को हमने रिस्क के साथ जो है उसको मैप करना होता है। ये नहीं कि ओवर आपने 10 गुना रिस्क ले लिया और परफॉर्मेंस आपकी डबल हो गई, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो यहाँ पे अगर आप कैनरा बैंक को देखते हो, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 0.4% एनपीए जो था एचडीएफसी का, उसके कंपैरिजन में यहाँ एनपीए जो इनका है 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो 4 गुना ज़्यादा इनका एनपीए है। और उसके साथ साथ इनकी जो लेवरेज है वो डबल है ऑलमोस्ट। अगर आप इनका डेट टू इक्विटी देखोगे यहाँ पे तो वो 15.8 है, वहाँ से 7.5 से भी कम था एचडीएफसी का मेरे ख्याल से। तो डबल के अराउंड इनका लेवरेज है। यानी आपका एनपीए 4 गुना है और लेवरेज आपकी डबल है। तो आपको, अगर मैं इन दोनों बैंक को सिर्फ कंपेयर करना चाहूँ, अगर एनपीएस कल बिगड़ते हैं तो कैनरा बैंक पे 8 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि 2 का फैक्टर कहाँ से आ गया कि आपका लेवरेज डबल है, और बाकी 4 का फैक्टर कहाँ से आ गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनपीए आपका जो है वो 4 गुना ज़्यादा है। तो 8 टाइम्स जो आपको इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल बाय अ फैक्टर ऑफ 8 इन टर्म्स ऑफ द रिस्क प्रोफाइल। तो इस तरह से जब हम बैंक्स को एनालाइज करते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको रिटर्न्स नहीं देखना है, आपको अपना सेफ्टी भी देखना है कि ये नहीं हो कि बैंक ने इतना ज़्यादा रिस्क ले रखा है प्रॉफिट्स बनाने के चक्कर में कि कल को कोई डाउन टर्न आता है इकोनॉमी में और बैंक उसको हैंडल ही नहीं कर पाता, या तो सालों साल लॉसेस बुक करता रहता है, या फिर उसके बाद आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको बेल आउट करना पड़ता है या बेल आउट नहीं मिलता तो बैंक डूब जाता है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न आ जाता है। इसीलिए एचडीएफसी जो बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इवन आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करो, ये बैंक्स रिस्क वाइज जो हैं काफ़ी डी रिस्क्ड हैं, क्योंकि इन्होंने डेट टू इक्विटी अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए ये नहीं करा हुआ कि डेट टू इक्विटी 15-15 गुना कर लिया हो। पीएसयू बैंक्स को ऑब्वियसली एक एडवांटेज रहता है कि गवर्नमेंट उनके पीछे होती है तो उनको फेल नहीं होने दिया जाता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको बेल आउट कर दिया जाता है अगर वैसी ज़रूरत पड़े। बट हम यहाँ जब एनालाइज कर रहे हैं तो मैं आपको एक पूरे बैंक के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि चाहे किसी बैंक को बेल आउट भी मिल जाए, उसकी स्टॉक प्राइस क्रैश ज़रूर करती है। अगर आप किसी भी पीएनबी को देख लीजिए, जब उनके लोन्स का पीछे डिफॉल्ट्स हुए थे तो क्या उसकी स्टॉक प्राइस क्रैश नहीं करी थी? सबको पता था कि इनको बेल आउट मिल जाएगा, बैंक को डूबने नहीं दिया जाएगा, बट एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइस क्रैश होती है। तो एज इन्वेस्टर्स हमारे को उस स्टॉक प्राइस के क्रैश से बचना है, क्योंकि हमारा अगर स्टॉक प्राइस क्रैश कर गया तो बैंक डूबा नहीं डूबा उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जो इन्वेस्टेड मनी है उसमें हमारा कैपिटल लॉस वहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे एचडीएफसी डेट टू इक्विटी के मामले में भी जो है बहुत डिसेंट है। इंडस्ट्री में 2 ही बैंक्स हैं यहाँ पे मेन बैंक्स, जो आईसीआईसीआई और कोटक, जिसका बेटर डेट टू इक्विटी है इनसे, पर बाकी उनके आईसीआईसीआई के काफ़ी क्लोज है, ऑब्वियसली कोटक से ये दूर है। बट इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज देखो, जो बड़े बैंक्स बाकी 15-15, 14-14 के डेट टू इक्विटी पे बैठे हैं, उनके कंपैरिजन में दे आर मच मच सेफर। और फोर्थ पॉइंट भी मैंने यहाँ कवर कर ही दिया कि जो एनपीएस हैं इनके, वो एनपीएस यहाँ पे काफ़ी इनके अच्छे हैं, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री हैं। 0.4% का एनपीए आपको किसी और बैंक में नहीं मिलेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ही है जो इनके थोड़ा क्लोज आ जाता है, बाकी बैंक्स में एनपीएस आपको रिलेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जिसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप इनका देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इनकी जो पिछले क्वार्टर की प्रेजेंटेशन है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। मुझे याद है कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो इन्होंने रिसेंट अभी अपनी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की थी आफ्टर द मर्जर के, जो 2 कंपनीज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, तो उसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया इनका जो बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.1%, 4.2% इसके अराउंड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
पर अभी इन्होंने बोला है कि साल डेढ़ साल तक ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा-सा कम रहेगा, 3.8 से 4% के बीच में रहेगा। रीज़न उसका है जो मर्जर की इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ और बाकी चीज़ें हैं, उसकी वजह से इनके पास एक्सेस लिक्विडिटी आ गई है, यानी एक्सेस पैसा आ गया है, जिसको अभी लोन्स की फॉर्म में डिप्लॉय नहीं किया गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसको लोन्स की फॉर्म में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तो वो पैसा भी आपका पैसा कमा के लाने लग जाएगा, तो आपके एनआईएम्स वापस ऊपर आ जाएँगे। तो एनआईएम्स को लेके यहाँ पे किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर एवरेज जो इनके एनआईएम्स इंडस्ट्री के रहते हैं, वो इनके यहाँ पे भी रहेंगे। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं समझते, तो जाके मैं पहले कह रहा हूँ, आप सिटी यूनियन बैंक का वीडियो देखना, उसके बाद हो सके तो कोटक महिंद्रा का एनालिसिस भी देखना। पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपका हाई कब रहता है? जब आपके पास ज़्यादा पैसा खुद का होता है, या जो करंट या सेविंग्स अकाउंट्स में आपका पैसा होता है, वो प्रोपोर्शन आपका ज़्यादा होता है। तो एचडीएफसी बैंक के केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनकी अपनी बुक वैल्यू ठीक-ठाक है, यानी इनके पास अपना पैसा है। तो अपना पैसा जब आप लोन करते हो, अगर आप 13% पे होम लोन दे रहे हो या 13% पे कार लोन दे रहे हो, तो आपको 13% पूरी कमाई आपकी पॉकेट में आ जाती है। आपको किसी डिपॉज़िटर को उसमें से पे नहीं करना होता है। दूसरा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स में जो आपका पैसा होता है, वो पैसा आप सिर्फ़ 2 या 3% इंटरेस्ट रेट देते हो डिपॉज़िटर को, पर आप कमा लेते हो वही सेम 12-13%। तो यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स होते हैं, वो परसेंटेज वाइज़ हायर होते हैं। एचडीएफसी बैंक के केस में अराउंड 42% जो इनके पास टोटल पैसा है जो ये लोन कर सकते हैं, वो सोर्स ऑफ मनी इनका करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट से आता है, जो कि एक काफ़ी हेल्दी प्रोपोर्शन है। यानी ऑलमोस्ट हाफ पैसा जो इनके पास आता है, वो इनके पास यानी लो कॉस्ट में, यानी कि चीप मनी इनके पास आता है। जो जब सस्ता पैसा आपको मिलता है, तो उस पे आपकी कमाई ज़्यादा होती है। कमाई तो आपकी कांस्टेंट है, जो आपके लोन देने के रेट्स हैं, जिस पे आप किसी को होम लोन या ऑटो लोन या क्रेडिट कार्ड लोन आप दे रहे हो, वो आपके तो रेट फिक्स्ड हैं। पर आपको जो डिपॉज़िटर है, जो सोर्स ऑफ मनी है, वहाँ पे आपको अगर सिर्फ़ 2-3% पे करना है, तो आपकी जो नेट कमाई है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो उस वजह से एनआईएम्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, और इनके पास ग्रो करने का बहुत तगड़ा स्कोप है। यहाँ से ये काफ़ी हद तक ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एचडीएफसी जो बैंक है, ये ना ही इस वक़्त हाइली लेवरेज्ड है। जो सुपर लेवरेज मैं कहूँ, 15 का ना इनके पास लेवरेज है, ये चाहें तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी लोन बुक को इंक्रीज़ करने के लिए। ऊपर से ये एक हाइली प्रॉफिटेबल बैंक है। तो हर साल चाहे ये अपनी लेवरेज इंक्रीज़ करें ना करें, अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 46,000 करोड़ का इनको नेट प्रॉफ़िट हुआ, तो ये नेट प्रॉफ़िट जाएगा कहाँ? ये नेट प्रॉफ़िट जो होगा, इसमें से डिविडेंड्स पे आउट किए जाएँगे, जो 23% है, और बाकी का जो पैसा बचेगा, वो वापस आपके रिज़र्व्स में ऐड हो जाएगा। यानी इस 46,000 का ऑलमोस्ट 3/4 जो पैसा है, वो अगले साल अवेलेबल हो जाएगा दोबारा से और लोन्स देने के लिए। तो आपकी बुक वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी, आपका जो ये हाई इंटरेस्ट कमाने वाला पोर्शन है पैसे का, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। और यही चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि बैंक कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल रहा है। तो कंटिन्यूअसली आप जो अपना ओन पैसा है, वो आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो यहाँ पे। तो एनआईएम्स इस वजह से क्या होता है कि थोड़ी मार्केट में अगर फ्लक्चुएशन होती भी है, तो वहाँ पे एनआईएम्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि इनके पास अपना बहुत ज़्यादा कैश है, अपनी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो उस वजह से अब वो कहा जा रहा है कि एक्सेस लिक्विडिटी और भी ज़्यादा है, क्योंकि एचडीएफसी की वजह से इनको काफ़ी लिक्विडिटी मिल गई है। तो ये लॉन्ग रन में ऑब्वियसली बैंक के लिए अच्छी चीज़ है। शॉर्ट शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली हमें थोड़ा ऊपर-नीचे दिखेगा जब तक बैंक स्टेबलाइज़ होता है मर्जर के बाद। बट लॉन्ग रन में डेफ़िनिटली हम इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं कि बैंक जो है उसके एनआईएम्स काफ़ी स्टेबल रहने चाहिए, और धीरे-धीरे इम्प्रूव भी होने चाहिए, जैसे-जैसे ये हर साल अपना प्रॉफ़िट बना के अपना जो ओन मनी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। जब तक ये डेट, मतलब मुझे जो दिखाई देता है कि इनका जो, अगर ये अपना लोन बुक को बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड करने का नहीं सोचते, तो ये जो डेट टू इक्विटी इनकी अभी 7 पॉइंट समथिंग है, ये धीरे-धीरे रिड्यूस होती रहेगी, क्योंकि डेट उतना ही रहेगा और इक्विटी इनकी ज़्यादा हाई रेट पे ग्रो करेगी, तो ये कोटक के पास पहुँचते जाएँगे। तो वो भी हमने पॉइंट जो था यहाँ पे इसका देख लिया। बाकी स्टॉक जो है बहुत ही लिक्विड स्टॉक है, इस पे ऑप्शंस ट्रेडिंग भी होती है। इस पे जो वॉल्यूम्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लिक्विडिटी की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रेडिंग करते वक़्त बाय सेल में आपको कोई भी स्लिपेज या कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं लगेंगे। डिविडेंड को अगर देखें, तो डिविडेंड एक डिसेंट इनफ डिविडेंड देते हैं, और इस डिविडेंड को आप एक ग्रोइंग डिविडेंड मान सकते हो। यहाँ पे नीचे जाके अगर आप इसकी जो पीएनएल है उसको आप देखोगे, तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी कि बैंक कोशिश कर रहा है सालों से कि अराउंड 20% का डिविडेंड वो पे आउट करे। तो यहाँ 18% रहा है, बीच में ऑब्वियसली ये कोविड का टाइम था, तो ये बहुत ही सेंसिबल डिसीजन था कि बैंक ने पैसा अपने पास रखा है ताकि किसी इमरजेंसी को वो हैंडल कर सकें। उस वक़्त डिविडेंड्स उन्होंने रिड्यूस किए। 2021 में भी कॉशियसली डिविडेंड्स दिए, थोड़े से बढ़ाए, पर पूरा रिकवरी नहीं हुई थी तब तक। तो उन्होंने, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है किसी भी मैनेजमेंट का कि जब इमरजेंसी है तो डिविडेंड्स देना ज़रूरी नहीं है। हमारे इन्वेस्टर्स की कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो उस वक़्त पैसे को अपने पास रिटेन किया जाए, ताकि बैंक को अगर ज़रूरत पड़े पैसे की, तो आप उस डिविडेंड्स को देने की बजाय उस पैसे को इंटरनली यूज़ कर सकते हो।
और फिर वही कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने 23% 2 साल डिविडेंड्स जो हैं 20% से बढ़ा के दे दिए। पर रफली यहाँ मान के चला जा सकता है हिस्टोरिकल इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के कि 20% का जो पे आउट है वो आपको डिविडेंड्स की फॉर्म में आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर बैंक हम मान के चलेंगे 14-15% पे हर साल ग्रो करेगा, तो ये जो डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल रहा है ये परसेंटेज वाइज 1.24 है, पर ये डिविडेंड का जो भी एक्चुअल पे आउट है, जो एक्चुअल कैश पे आउट है डिविडेंड का, उसको आप मान के चल सकते हो कि 15% में ग्रो करेगा। क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि डिविडेंड पे आउट में उनकी काइंड ऑफ ए कंसिस्टेंसी है कि जितनी भी हमारी ईपीएस होगी, अर्निंग्स होगी, उसमें से हम 20% जो है, रफली क्लोज टू 20% हम डिविडेंड्स में पे आउट करेंगे। तो जैसे जैसे अर्निंग्स ग्रो करेंगी वैसे वैसे डिविडेंड पे आउट भी यहाँ पे ग्रो करता रहेगा। तो अगर इसको कोई लॉन्ग टर्म में होल्ड करता है तो 5, 7, 10 साल बाद आपको एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड पेमेंट मिल सकती है। यानी आज आपने इसमें कुछ पैसे लगाए तो आज हो सकता है आपकी डिविडेंड यील्ड 1.24% है, पर अगर ये 1.24% 15% के रेट पे अगले 10 साल ग्रो करती है तो वो एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। वो एफडी के रेट के आसपास पहुंचने लग जाएगी, जो सिर्फ डिविडेंड से आपको पे आउट मिलने लग जाएगा कॉस्ट बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने इस बैंक के जो सारे पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी किया। हमने वैल्यूएशन के लिए पी और बुक वैल्यू को देखा, हमने इसके रिस्क को एनालाइज करने के लिए इसकी डेट टू इक्विटी और एनपीए को देखा, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने पीएनएल स्टेटमेंट चेक करी और साथ में हमने इसके एनआईएम्स को देख लिया, इसके पैरामीटर्स को देख लिया। ट्रेडिंग वाइज यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिक्विडिटी इस बैंक में इनफ रहती है, डिविडेंड्स हमने चेक कर लिए। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक्स। और इनका एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये नहीं है कि ये बैंक आज जस्ट कुछ अच्छा कर रहा है। बैंक ने हिस्टोरिकली शो किया है कि इसकी मैनेजमेंट जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट्स। और चाहे कोविड हो, चाहे किसी भी तरह की मार्केट में टर्बुलेंस आई हो, इस बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आगे वही एक्सपेक्टेशन इनसे रखी जा सकती है। इन जनरल अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इंडिया में चाहे कोई भी सेक्टर ग्रो करे, उनको फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है। यानी चाहे आप कम्युनिकेशंस में कोई कंपनी नई ग्रो करने लग जाए, या केमिकल सेक्टर में ग्रोथ आ जाए, या स्टील या मेटल सेक्टर में ग्रोथ आ जाए, किसी भी सेक्टर में अगर ग्रोथ आती है तो वहाँ पे बैंक्स और एनबीएफसीज का रोल तो हमेशा से रहने वाला है। तो बैंक्स आर द प्राइमरी मीन्स जहाँ पे हर किसी को डील करना पड़ता है, चाहे इंडियन इकोनॉमी मतलब किसी भी तरह से ग्रो करे, चाहे वो आईटी सेक्टर में ग्रो करे, चाहे किसी भी सेक्टर में ग्रो करे, चाहे वो कंपनीज की ग्रोथ हो, चाहे इंडिविजुअल्स की ग्रोथ हो, बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी ही करेगी। तो बैंकिंग जो है वो इंडियन इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो बैंकिंग सेक्टर एज सच पे एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है, ना सिर्फ मेरी बल्कि ग्लोबली जितने भी एनालिस्ट हैं उनको बैंकिंग सेक्टर इंडिया में काफ़ी पॉजिटिव लगता है कि ये यहाँ से ग्रो करेगा। और इस वजह से जब आपको एक सेक्टर की ग्रोथ दिख रही है कि पॉजिटिव होने वाली है अगले कुछ सालों में, और साथ में उसकी एक सबसे बड़ी कंपनी को आप एनालाइज करते हो जिसमें कुछ भी गलत देखने को नहीं मिलता। ऑब्वियसली अगर इससे आप बेटर कंपनीज ढूंढने जाओगे तो शायद आपको किसी पैरामीटर में कोई कंपनी बेटर मिल जाए, किसी में कोई कंपनी बेटर मिल जाए, बट ओवरऑल हमने यहाँ पे इस कंपनी को चेक किया। इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक, मतलब इसमें आपको कोई भी गड़बड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पे बैंक जो है वो एक बहुत ही डिसेंट बैंक है, बहुत अच्छा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है, और सारे पैरामीटर्स में डिसेंटली ये परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने अपना जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी मुझे एनालिसिस यहाँ पे लगा, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगेन अगर आपको बैंकिंग सेक्टर के बेसिक्स नहीं पता और कुछ भी इनमें से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको नहीं समझ में आए, तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, और हो सके तो सिटी यूनियन बैंक वाला जो वीडियो है जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट्स ये डिटेल में समझाए हैं, उसके पहले 30-35 मिनट्स के सेक्शन को देख लीजिए, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, कोई सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं चेक करके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और एज़ यूजुअल एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियोस बनाने में, इतना एनालिसिस इन डेप्थ आपके साथ शेयर करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम भी लगता है। तो आपसे एक ही चीज़ रिटर्न में चाहिए कि चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। जितना हो सके इन वीडियोस को आगे शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, कि उन्हें भी फ़ायदा हो सके और साथ में चैनल भी ग्रो कर सके। आपके कोई भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम फीड्स, कहीं पे भी आप इसको शेयर करके प्रमोट कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।